अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा दोषी कौन है, तो हो सकता है कुछ लोग कहें कि अहंकारी दुर्योधन इसका जिम्मेदार था। कुछ लोग हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के अंधे पुत्र मोह को कारण बताएंगे और काफी लोग गांधार नरेश शकुनी की कुटिल नीतियों और षड्यंत्रों को असली गुनहगार मानेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के खिलाफ जहर भरने वाला शकुनी नहीं, कोई और था। वो धृतराष्ट्र का एक मंत्री था जो इस सारे फसाद की जड़ था। वो था तो कूटनीति का विशेषज्ञ, और शकुनी से कहीं ज्यादा धृतराष्ट्र अपने इस मंत्री पर भरोसा करते थे। महाभारत के इस महत्वपूर्ण किरदार के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये वो समुद्र है जिसके कुछ ही मोती हमारे सामने आ पाए हैं। इस महागाथा में कई ऐसे किरदार हैं जिन्होंने महाभारत को असल में महाभारत बनाया। इन्होंने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में महासमर की भूमिका तैयार की। महाभारत का एक ऐसा ही बेहद महत्वपूर्ण किरदार था धृतराष्ट्र का मंत्री और सलाहकार कणिक। ये कणिक ही था जिसने धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के प्रति जलन और घृणा का भाव पैदा किया। वो महाभारत के युद्ध में खुद तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान सजाने में उसकी अहम भूमिका रही। हस्तिनापुर का श्रेष्ठ मंत्री और राजनीति विशारद होने के बावजूद कणिक की चर्चा कम ही सुनने को मिलती है, जबकि कणिक ने राजा को कैसे राजकाज करना चाहिए और कैसे अपने दुश्मनों को मिटाना चाहिए, इसके बाकायदा नीति और सूत्र दिए, जिन्हें कणिक नीति के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि महाभारत में विदुर नीति और कृष्ण नीति की तो खूब चर्चा है, लेकिन इस महासमर के लिए जो जिम्मेदार था उस कणिक की कहानी जैसे अनसुनी ही रह गई है। तो इस भाग में हम उसी कणिक की कहानी सुनाएंगे, जो अगर ना होता या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र ने उसकी बात ना मानी होती तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। इस भाग में हम जानेंगे काफी कम चर्चित लेकिन कूटनीतिज्ञ कणिक की कथा। कणिक नीति का जिक्र महाभारत के आदि पर्व के 139वें अध्याय में हुआ है। वो एक बुद्धिमान ब्राह्मण दरबारी था। वो राजा धृतराष्ट्र के दरबार में वरिष्ठ मंत्री और राजनीति विशारद के रूप में एक सम्मानित सदस्य था। महाराज धृतराष्ट्र कणिक पर बहुत भरोसा करते थे कि वो राजा के मन और मिजाज को भांप कर ही सलाह देता। वो सही मायनों में एक दरबारी था। अपने राजा की इच्छा के विपरीत वो ना तो कभी आचरण करता और ना ही कोई सलाह देता। उसे कूटनीति का विद्वान माना जाता था। शत्रुओं के सर्वनाश की योजना हमेशा कणिक के दिमाग में चलती। इस कथा को सुनने के बाद आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान में भी कणिक नीति का पालन करते हुए राजनीति के अंश आपको दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देंगे। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद अंधे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। संरक्षक के तौर पर पितामह भीष्म जैसे सर्वशक्तिमान योद्धा थे, तो सलाहकार के तौर पर विदुर जैसा विद्वान भाई भी था। लेकिन ये दोनों ही महापुरुष थे। उनसे किसी अधर्म पर सलाह तो क्या, चर्चा भी नहीं की जा सकती थी। एक राजा कई तरह की असुरक्षाओं से घिरा होता है। जिसके पास खोने को जितना ज्यादा होता है वो उतना ही डरा हुआ भी रहता है। यही हाल हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का भी था। पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने पहले कौरवों से गुरुदक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद का राज्य मांगा। दुर्योधन की अगुवाई में कौरवों ने पांचाल नरेश द्रुपद से भीषण युद्ध किया, लेकिन पराजित हो गए। इसके बाद गुरु द्रोण ने पांडवों से भी यही दक्षिणा मांगी। वीर पांडवों ने पांचाल नरेश को हराकर उनका राज्य गुरु द्रोण को सौंप दिया। अपने बरसों पुराने अपमान का दाग गुरु द्रोण ने इस तरह धो दिया। लेकिन यहीं से पहली बार धृतराष्ट्र के मन में अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों के प्रति असुरक्षा की भावना जगी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और सारी हस्तिनापुर की जनता की मांग पर न चाहते हुए भी धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। इस बात से आहत उनका बेटा दुर्योधन पिता के पास पहुंचा। उसने अपने पिता को जमकर खरी खोटी सुनाई
और साफ साफ शब्दों में कहा कि वो मर जाना पसंद करेगा, लेकिन पांडवों के अधीन काम करना स्वीकार नहीं करेगा। धृतराष्ट्र अपने सबसे बड़े बेटे से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। वो उलझन में फंसे थे। वो जानते थे कि युधिष्ठिर हर तरह से हस्तिनापुर का राजा बनने योग्य है। पांडवों की शक्ति के आगे कौरव टिक भी नहीं पाएंगे, वो सब जानते थे। लेकिन पिता का मन राजा के निश्चय पर भारी पड़ने लगा। ऐसे मौकों पर उन्हें अपने भरोसेमंद मंत्री कणिक की याद आती थी। कणिक को बुलवा भेजा गया। वो हाजिर हुआ। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि कणिक, यहां हमारे अलावा और कोई तो उपस्थित नहीं है। कणिक ने कक्ष में मौजूद दूतों को बाहर भेज दिया और कहा कि अब यहां सिर्फ मैं, आप और आपकी चिंता है। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो कि मैं चिंतित हूं? तो कणिक ने जवाब दिया कि महाराज, एक तो मैं आपकी सभा का मंत्री हूं, सो आपके मन की बात समझता हूं। दूसरा, मैं जानता हूं कि इस वक्त चिंतित एक राजा नहीं बल्कि एक पिता है, और यही कणिक की खासियत थी। वो विषय खुलने से पहले ही समझ जाता था। तभी तो उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के मुरीद थे महाराज धृतराष्ट्र। उन्होंने अपने मन की बात कणिक से कही। दुर्योधन के गुस्से और पांडवों के फैलते यश के बारे में अपनी चिंता जताई। कणिक समझ चुका था कि उसे हस्तिनापुर के महाराज को सलाह नहीं देनी है, बल्कि पुत्र के मोह से ग्रसित पिता को समझाना है। वो दरबार के नियम से चलता था। उस दौर में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो कणिक जानता था कि धृतराष्ट्र के मन में कहीं न कहीं अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाने की इच्छा दबी हुई है। दुर्योधन के आंसुओं ने बस उस घाव को हवा दी है जिसे धृतराष्ट्र सबसे छुपाए फिरते थे। अब यहां से कणिक ने जो कहा उसे इतिहास कणिक नीति के नाम से जानता है। धृतराष्ट्र को मालूम था कि पांडवों ने थोड़े ही समय में बहुत सारी ख्याति पा ली है और हस्तिनापुर की जनता उन पर जान न्यौछावर करने को तैयार है। पांडवों ने अपने पिता से अधिक शूरवीरता दिखाते हुए आसपास के कई राज्यों को जीत लिया है। उनकी इस बढ़ती शक्ति से धृतराष्ट्र चिंतित थे और अब जानना चाहते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब कणिक ने राजा के मन को भांपते हुए कहा कि हे राजन, गदा दंड देने के लिए हमेशा ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। इस दंड का प्रयोग राजा को समय समय पर जरूर करते रहना चाहिए, तभी जनता में उसका भय बना रहता है। उसे हमेशा शत्रुओं की दुर्बलता खोजनी चाहिए और अपनी कमजोरी को वैसे ही छुपा लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने कोमल शरीर को कठोर कवच से ढक कर रखता है। महाराज, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय रहते अगर शत्रु को खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर वो राजा के विनाश का कारण बन सकता है। राजा को राज सिंहासन के लिए अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों, यहां तक कि पिता को भी मारने से हिचकना नहीं चाहिए। शत्रु अगर मजबूत हो तो उसे कंधे पर बिठाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कमजोर पड़े, मिट्टी के घड़े की तरह पटक कर उसे नष्ट कर देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पांडवों की बढ़ती शक्ति कम करने का उपाय कणिक से पूछा। कणिक ने कहा कि महाराज, दुश्मन को साम दाम दंड भेद सभी तरह से पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने विस्तार से जानने की इच्छा जाहिर की तो कणिक ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक जंगल में शेर, गीदड़, नेवला और चूहा रहते थे। एक बार हिरण के शिकार पर शेर गया, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी असफल रहा। तब विद्वान गीदड़ ने उसे सलाह दी कि हिरण बहुत फुर्तीला है, इसीलिए उसे जागते हुए पकड़ पाना असंभव है। आप अकेले कई बार प्रयास कर चुके हैं, इस बार चूहे को भी साथ ले जाइए। चूहा हिरण के पैर कुतर देगा और आप उसकी छाती पर हमला कर उसे दबोच लीजिएगा। गीदड़ की योजना के अनुसार हिरण को मार दिया गया। सभी जानवर खुश थे कि आज शिकार में भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन गीदड़ ने सबको पहले स्नान करने भेज दिया। शेर स्नान करके जब आया तो गीदड़ ध्यान की मुद्रा में चुपचाप बैठा था। शेर ने पूछा कि मित्र गीदड़, तुम गुमसुम क्यों बैठे हो? आओ भोजन करें। गीदड़ ने कहा कि महाराज, मैं ये भोजन नहीं कर सकता। वो मामूली चूहा ये कहता है कि मेरे बिना तो शेर एक हिरण को भी मार नहीं सकता, तो ये शिकार मेरा है और मेरी दया से तुम लोगों को मिला है। शेर यह बात सुनकर क्रोधित हुआ और अपना शिकार ढूंढने चला गया।
चूहा जब आया तो उसे गीदड़ ने कहा कि मित्र, शेर तुम्हें बहुत गुस्से में ढूंढ रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ आता ही होगा, तो तुम देख लो क्या करना है। चूहा डर कर बिल में छुप गया। इसके बाद नेवला आया। गीदड़ ने उसे धमकाते हुए कहा कि मैंने शेर और चूहे को हराकर भगा दिया है। तुम्हें अगर ये हिरण चाहिए तो मुझसे युद्ध करना होगा। नेवले ने सोचा कि जब इसने शेर तक को हरा दिया तो मेरी बिसात ही क्या है। वो बेचारा डरकर भाग गया। इस तरह राजा को हर उपाय अपनाना चाहिए अपनी सत्ता बचाने के लिए। कणिक ने कहा कि शत्रु को बहला फुसलाकर, जरूरत पड़ने पर उसकी भक्ति करके उसे खुश करना चाहिए और मौका मिलते ही उसका वध कर देना चाहिए। एक राजा को किसी भी हालत में अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। कणिक ने कहा कि यह बात हमेशा याद रखिएगा राजन। राजा के पास कोई प्रेम के कारण नहीं आता, बल्कि अपने स्वार्थ की वजह से आता है। इसीलिए राजा को कभी किसी का पूरा काम नहीं करना चाहिए। कार्य पूरा होते ही वो आपको भूल जाएगा। इसीलिए कुछ काम हमेशा अधूरा छोड़ देना चाहिए। धृतराष्ट्र के पूछने पर कणिक ने शत्रु को बहला फुसलाकर, धन देकर उनमें फूट पैदा कर मारने के उपाय बताए। कणिक ने कहा कि किसी का भाई, पिता या गुरु भी दुश्मन के वेश में हो तो उसे मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे जीवन के लिए धर्म, अर्थ और काम तीनों जरूरी हैं, ठीक वैसे ही एक राजा के लिए सत्ता ही सर्वोच्च है। राजा को हमेशा मुस्कुराते हुए अपने शत्रु से बात करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर शत्रु के लिए आंसू बहाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन जैसे ही अवसर हाथ लगे पूरी निर्ममता से उसकी हत्या कर देनी चाहिए। धृतराष्ट्र में उस दिन संकेतों की भाषा समझने का धैर्य नहीं था। उन्होंने कहा, कणिक, मुझे बताओ कि दुर्योधन की चिंता का क्या करूं, पांडवों की बढ़ती कीर्ति का क्या करूं, हस्तिनापुर के भविष्य के लिए मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। कणिक ने इतने साफ साफ शब्दों में इस सवाल की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, महाराज, आप पांडवों के साथ कूटनीति के चलते व्यवहार करें। अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना आपका धर्म है। पांडव आपके पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए आप अपने पुत्रों की बात सुनिए और जैसा ठीक समझें वैसा ही करें। लेकिन कुछ ऐसा जरूर करें कि पांडवों की तरफ से आपके मन में कोई डर न रहे। भविष्य में कोई भी दुख उठाना पड़े, ऐसा कोई भी कारण बचने मत दीजिएगा। ये कहकर और महाराज को प्रणाम कर कणिक वहां से चला गया। धृतराष्ट्र अब और अधिक चिंता में डूब गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर कणिक नीति के कुटिल भाव आ चुके थे। वो कणिक ही था जिसने धृतराष्ट्र को लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की शकुनी की योजना के लिए सहमत किया था। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के मन में जो असुरक्षा थी, उसे कणिक ने गहरी नफरत में बदल दिया था। वो महाभारत युद्ध के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। अगर धृतराष्ट्र के मन में अपने छोटे भाई के पुत्रों के प्रति नफरत का बीज कणिक ने रोपा नहीं होता तो वो महाभारत के वट वृक्ष में तब्दील नहीं होता। कणिक योद्धा नहीं था, लेकिन कूटनीति में वो बड़े से बड़े योद्धा को मात देने की क्षमता रखता था। धृतराष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण मंत्री कणिक की कथा आज के दौर में जाननी बेहद जरूरी है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया में ज्यादातर तानाशाह कणिक नीति का ही पालन करते आए हैं। भले ही उन्होंने ये नीति पढ़ी ना हो, लेकिन हजारों साल बाद भी हस्तिनापुर का वो राजनीतिक विशारद रेलेवेंट बना हुआ है। कणिक नीति इसलिए भी पढ़नी चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि क्या नहीं करना है, या इसलिए भी कि क्या क्या हो सकता है। कणिक नीति का एक ही सिद्धांत है और वो है सत्ता। इसके लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़े इंसान को जाना चाहिए, और ये मानना था कणिक का। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र की चुप्पी में पुत्रमोह के अलावा कणिक नीति का भी प्रभाव था। महाभारत के महायुद्ध के समय वो हस्तिनापुर के महाराज थे, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही बनती थी। धृतराष्ट्र ने यह युद्ध होने दिया क्योंकि वो कणिक नीति पर चल रहे थे। शकुनी, जिसे महाभारत का सबसे बड़ा साजिश करने वाला माना जाता है, उसकी बात को धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन वो कणिक था जिससे अपने असुरक्षित मन की सारी राम कहानी धृतराष्ट्र ने कह सुनाई थी। वो कणिक ही था
जिसने अपने राजा के मन की असुरक्षा और पुत्र मोह को पढ़ते हुए पांडवों के वध की सलाह नीति के रूप में दी थी। महाभारत युद्ध की यह कहानी बहुत कम चर्चित है, लेकिन आज के दौर में कणिक नीति के उदाहरण अक्सर ही दिख जाते हैं। तो ये थी हस्तिनापुर के सबसे कुटिल मंत्री कणिक की कथा, जो महाभारत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था।